हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जय हिंद। जय हिंद बच्चे। कहाँ गया भैया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ भाई, तो देर नहीं लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ बोथ फंक्शन एफ टी एंड जी टी आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो कि लिया जाता है एलएमवीटी में, और क्लोज इंटरवल ए टू बी कंटिन्यूटी के लिए जो कि लिया जाता है इसमें। ठीक है, जी डैश टी इज नॉन जीरो, इसलिए बोला है जी डैश टी नॉन जीरो क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, इन द ओपन इंटरवल देन देयर एग्जिस्ट अ सी इन ए टू बी सच दैट दिस। तो ये रोल्स थ्योरम लगाई है या एलएमवीटी जो भी लगाई है, एलएमवीटी मान लें, एलएमवीटी लगाई है तो हमें पता है एलएमवीटी में क्या होता है कि भाई एफ डैश सी अगर होता तो वो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, और जी डैश सी जो होता वो होता जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बाय बी माइनस ए। तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये आएगा, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कथन है, सत्य कथन। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in A to B close, then there exists a C in A to B where this and this from Lagrange mean value theorem। बताओ स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। पक्का? फॉल्स है सर। क्या गलती है सर डिफरेंशिएबल में क्लोज नहीं है, बिल्कुल, open है। ये देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में होती है। यस सर। इसने ये दे दिया है तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है सर, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसको कोई और कॉशियस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं क्या? क्या बोलते हैं? कॉशियस, कल आरका सर से सुना था ये नाम, कॉशियस मीन वैल्यू थ्योरम। वो मीन वैल्यू थ्योरम होती है, एक अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है, एक एलएमवीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एक रोज थ्योरम। तो हो सकता है मीन वैल्यू थ्योरम को कॉशी बोलते हो। ठीक है, सर ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ऊपर, इसमें हमने ये कैसे कह दिया कि दोनों का सेम सी होगा, दोनों फंक्शन का? दोनों फंक्शन का सेम सी होगा? नहीं, जरूरी नहीं है सेम सी होगा। अरे जब हम कहते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स एक फंक्शन है तो एक्स सेम होता है क्या यहाँ पे? नहीं सर, नहीं होता। वो सी कुछ भी ले रहा है वो सर लेकिन यहाँ पे सी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना उस डोमेन में से। नहीं, सी कोई भी वैल्यू होगी, एटलीस्ट वन सी बोला है ना, तो सी एक कॉमन वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है जो ए से बी के बीच में होगा, लेकिन उसके लिए राइट हैंड साइड सेम होगा। समझने की यहाँ पे सी कोई वेरिएबल है? हाँ, सी वेरिएबल है ना इन बिटवीन ऑफ ए टू बी। अपन ये तो बोलते हैं सेम सी होंगे। अब जैसे अपन कहते हैं एटलीस्ट वन सी, एटलीस्ट वन सी, तो इसका मतलब सी की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब सी वेरिएबल है। सर लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है और उन दोनों को हम साथ लिख रहे हैं, तब क्या हम उसको ऐसे लिख हमने सकते हैं? इक्वेट किया गया उन फंक्शन को। नो सर, मैं अगर ये कह रहा हूं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्स की वैल्यू 0 से पाए, और जी एक्स एक फंक्शन है एक्स इक्वल टू 0 से पाए, तो तू कहेगा क्या एक्स सेम है? तब तो तू नहीं कहता ना, तो फिर क्या दिक्कत है? सर लेकिन जब हम इन दोनों फंक्शन को इक्वेट डिवाइड कुछ करें साथ नहीं, इक्वेट वाली बात नहीं है, मैं डिवाइड कर दूं ना, दोनों फंक्शन को डिवाइड कर देता हूं, दोनों फंक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो दोनों एक्स सेम नहीं हो जाएंगे फिर? जो नहीं होंगे सेम, नहीं होंगे सेम। अगर मैंने बिना डिफाइन किए उसे सेम करा तो सेम होंगे। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं, वो बोल रहा है कि नॉन जीरो दैट ओपन इंटरवल देयर एग्जिस्ट अ सम सी इन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी, एफ डैश के लिए सी कोई आ रही वैल्यू और जी डैश सी के लिए कोई वैल्यू आ रही है, दोनों मैं कह रहा हूं सेम डोमेन में आ रही है। मान ले सी सेम भी है तो उससे क्या दिक्कत है हमें? वो इक्वेट तो कर नहीं रहा, डिवाइड ही तो कर रहा है। मतलब एफ ऑफ पाई बाय 4 पे कोई वैल्यू आ रही है बेटा, और जी ऑफ पाई बाय 4 की कोई वैल्यू आ रही है। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, उसमें क्या दिक्कत है? ओके सर, सेम वैल्यू में भी क्या दिक्कत है? सेम वैल्यू आ रही है तो आ रही है, हो सकता है
ठीक है ना? ठीक है सर। सर हम्म सर सर इस नीचे वाली स्टेटमेंट में आंसर में ऐसे दे रखा है कि ये फॉल्स है क्योंकि देयर मस्ट बी वो सी दोनों में सेम होना चाहिए। सी दोनों में सेम, सी सेम ही तो है दोनों में। सर नीचे वाली स्टेटमेंट में पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा क्या दे रखा नहीं, है। वो गलत दिया हुआ है स्टेटमेंट में। कुल मिला के देख, सीधी बात, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, बिकॉज ऑफ दैट ए टू बी क्लोज बोला है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों के लिए ये गलत है, बस दैट्स इट। ए ट्रू और बी फॉल्स होगा। अब वो स्टेटमेंट जो भी तेरे ऑप्शन में लिखा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है? तू यहां पे आ रहा है ये जानने के लिए कि इसका होगा क्या, मतलब सही क्या होगा। तो मैं सही बता रहा हूं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और ये फॉल्स है, और तुझे दिखता है कि ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल होना ही चाहिए, नहीं तो ये शार्प कॉर्नर देगा तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सर लेकिन इसमें सी के ऊपर कुछ दे रखा आई रियली नॉट एग्री, आई डिडंट एग्री। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पहले भी। है। यस एक बच्चे ने फोटो भेजा है उसका, याद हो अगर, किसने पूछा है? ये कोई नहीं है? ये मैंने क्लास में कराया हुआ है बेटा, एक ने फोटो भी भेजा है उसका क्लास का कि मैंने जब कराया था ये, ठीक है? हाँ भाई, ये यहां पर होगा, शायद ये होगा यहां पर, ऐसा है, ठीक है? इक्वेशन दिस हैज टू पॉजिटिव रूट्स एंड रियल रूट्स, टू पॉजिटिव एंड रियल रूट्स, देन प्रूव दैट दिस हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। अब देखो, रूट्स पॉजिटिव या नेगेटिव किससे देखते थे? सम और प्रोडक्ट से। मैं एक बार थोड़ी थ्योरी डिफाइन करता हूं। देखो, ये सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सुनना जरा, आज ही पढ़ा रहा था, क्वाड्रेटिक चालू हुआ है, किससे? ड्रॉपर बैच में क्वाड्रेटिक शुरू हुआ है। प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम और प्रोडक्ट दोनों नेगेटिव है, ठीक है? बताओ इस केस में क्या होगा? कोई क्वाड्रेटिक है, कोई क्वाड्रेटिक है, उसके दोनों रूट्स का सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। both roots positive. बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है? हम रियल रूट्स के लिए बात कर रहे हैं। सम अगर नेगेटिव है लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव। बोथ हाँ। नेगेटिव। बोथ नेगेटिव, बड़ा वाला सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। बड़ा वाला रूट पॉजिटिव। हाँ, वैसे अगर मैं ये केवल इतना सा स्टेटमेंट देना चाहता हूं, अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं केवल ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मुझे सम की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट से ही आ रहा है। यस है ना? क्योंकि दो क्वांटिटी अल्फा इंटू बीटा अगर रूट्स हैं, उनके दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो हम ये तो कह सकते हैं कि वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। एंड इफ अगर मैं कहूं कि अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो इसके साथ साथ सम अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा, ये अल्फा ये बीटा। क्योंकि सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव रूट है, वो ज्यादा पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो कम नेगेटिव है, इसलिए सम पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन बीटा, कह सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका ज्यादा होगा। सिमिलरली इसको देखो, प्रोडक्ट नेगेटिव है अभी भी, लेकिन सम भी नेगेटिव है, सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है, नेगेटिव जो है वो ज्यादा ही नेगेटिव है और पॉजिटिव वाला कम पॉजिटिव है। मतलब इन दिस केस वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव, बट मॉड ऑफ अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। अरे चमक रहा है कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यस अब तुम बस अपन शुरुआत शुरू करो, अब इससे शुरू कर लो भाई। देखो, इसने कहा है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस बी बाय ए पॉजिटिव है और सी बाय ए भी पॉजिटिव है। अब इससे निकालो, इसका सम निकालो जरा। सम कितना आ रहा है? माइनस सी प्लस 6a बाय ए, मतलब माइनस सी बाय ए प्लस 6। अब बच्चों सी बाय ए पॉजिटिव था और प्लस 6 भी पॉजिटिव है, माइनस साइन लग गया, मतलब क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। सम नेगेटिव है। अब सम नेगेटिव का मतलब कुछ भी हो सकता है,
दोनों नेगेटिव हो सकते हैं तब भी सम नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मगर नेगेटिव वाला ज्यादा नेगेटिव हो गया तब भी सम नेगेटिव हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते अभी। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट के केस में क्या आ रहा है, इट इज सी प्लस 3b बाय ए, ठीक है। तो यहां पर c बाय ए जो है वो पॉजिटिव है और b बाय ए जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि माइनस b बाय ए पॉजिटिव था, तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सम के जरिए हम क्या कह सकते हैं कि कम से कम ये गलत दिया हुआ है बेटा, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, या तो यहां पे गड़बड़ है या यहां पे माइनस साइन होगा, ठीक है, तभी अपन बोल पाएंगे। क्योंकि यहां पे अगर ये माइनस होता ना, ये होता है ax स्क्वायर, कुछ हो सकता है उसने टाइपिंग में भी गलती कर दी हो तो मुझे पता नहीं। अगर ये ऐसा होता तो हम कह सकते थे b बाय ए पॉजिटिव, तो b बाय ए पॉजिटिव है, c बाय ए पॉजिटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, और सम नेगेटिव है, ये वाला केस ही नहीं बनेगा। ये तभी, अच्छा दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे वो वाला केस बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तो उल्टा केस बन रहा है। अगर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जा सकता है, अगर हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि प्रोडक्ट नेगेटिव है या प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर हम ये नहीं बता पा रहे हैं तो सम हमेशा नेगेटिव है ये बता पा रहे हैं, तो सम नेगेटिव है तो दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव, तो एटलीस्ट वन विल बी नेगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे एटलीस्ट वन विल बी पॉजिटिव नहीं होगा, एटलीस्ट वन विल बी नेगेटिव होगा। सर क्या बोल रहा है, E बाय बी प्लस 6a होगा, E बाय, अच्छा C क्या बोल रहा है, b प्लस 6a, अच्छा ये b प्लस 6a है ऐसा बोल रहा है। यस सर, यही बोल रहा है वो, सी की जगह यहाँ पे बी है। b है क्या, अच्छा ठीक है। तो अगर b होगा तो सम देख लेते हैं। सम जो है वो b बाय ए अगर है, b प्लस 6a और माइनस साइन बाय ए, तो ये आ रहा है माइनस b बाय ए, तो फिर भी नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि सर -6 आएगा ना। हाँ ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है और -6 नेगेटिव है, तो ना प्रोडक्ट से कुछ मिल रहा है ना सम से कुछ मिल रहा है, फिर तो दोनों ही बिगड़ गए, कुछ गड़बड़ है, चक्कर है क्वेश्चन में। रीजन समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, थ्योरी समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ है ना, तो कुछ ना कुछ लॉजिक बनता है, ऐसे ही है बच्चों, बनाते ऐसे ही है। और इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो तो अलग बात है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने सिस्टम अभी प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स सिखाया नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा मैं बता सकता हूं कि अगर इसे fx मान लिया हमने, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और इसे f ऑफ माइनस x लिया, ये दोनों सेम है, इसका मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ये y axis y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये जीरो हो रहा होगा 100% जीरो पे। यस सर। क्योंकि अगर कभी भी y एक्सिस, अगर y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है और फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होता है, तो दिमाग में रखना, ये स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, इफ fx is differentiable for all x belongs to R and is even function, then f dash 0 is always 1, always 0, x equal to 0 पे dy dx हमेशा 0 होगा। सोच के देखो ना, सिमेट्रिक है, या तो ऐसा बनेगा कुछ भी बनेगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और शार्प कॉर्नर नहीं दे रहा, तो 0 पे हमेशा dy dx क्या होगा, 0 होगा, या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा। अब क्या दे रहा है वो देख लेते हैं, मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया f डैश x को, e की पावर x ग्रेटर देन e की पावर माइनस x, तो x ग्रेटर देन माइनस x, सो 2x ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 0, पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो आप सोच के देखो, ये कुछ ऐसा बन रहा है कि 0 पर एग्जैक्टली 0 पर 2 आ रहा है, ठीक है, 0 से आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 x की वैल्यू 0 से आगे ले रहे हैं, इंक्रीजिंग है, रिमेनिंग पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा।
तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां पर क्या होगा, अब अगर आप ये ग्राफ ऐसा भागेगा, इतनी तेजी से भागेगा, e की पावर x का e की पावर x e की पावर इतनी तेजी से भागेगा कि अगर आप इस तरफ 2 पॉइंट लोगे ना, तो उस पर टेंजेंट का स्लोप जो है वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, एक्यूट एंगल आएगा ही नहीं। एक्यूट एंगल के लिए आपको सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, मतलब जितने जो इधर लोगे वही इधर लेना पड़ेगा, तब आपको ये एंगल कितना मिलेगा, एक्यूट एंगल 60 डिग्री, मतलब 90 से कम एंगल अगर आपको चाहिए तो वो ऐसे में ही मिल सकता है। सर वो तो विद एक्स एक्सिस कह रहे हैं ना, नहीं, वो क्या बोल रहा है, विद एक्स टेंजेंट एट P and Q मेक 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। हाँ, तो वो सिमेट्रिक हो गई ना, फिर वही वाली बात हो गई। अरे अच्छा, ये 60 नहीं है, ये 60 है। हाँ सर, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक के केस ही हो गए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अब डिफरेंशिएट करो, मतलब स्लोप दिया हुआ है एक तरह से, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो एक बार m1 जो होगा वो होगा क्या, e की पावर x, अगर आप इसे x बोलेंगे, x1 बोलेंगे, तो ये माइनस x1 होगा। एग्री है क्या? यस सर, यस सर। है ना, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहा है भाई, तो इधर 60 है तो इसका स्लोप √3 होगा, तो इधर से ये 60 है तो ये इधर से 120 डिग्री होगा। तो आप चाहें तो √3 रख लें, तो मैंने x1 किया, e की पावर माइनस x1, बस इसकी वैल्यू निकाल लो, ये √3 है, tan 60 डिग्री दिया है इसलिए। तो बस आप ऐसे बोल सकते हैं e की पावर x1 माइनस √3 x1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व कर लो, सॉरी e टू द पावर 2x1 x1, 1 अपॉन e की पावर x1 लिख के एलसीएम ले लिया है। तो e टू द पावर x1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 7/2। तो यहां पर क्योंकि हम x1 पॉजिटिव साइड ले रहे हैं, तो यहां पे प्लस साइन लेंगे, क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्लस ले लो। तो x1 की वैल्यू आ रही है log ऑफ √3 प्लस √7/2। ये x1 पॉजिटिव साइड है तो वो नेगेटिव साइड भी होगा, तो प्लस माइनस √3 प्लस √7/2 होगा। डी ऑप्शन सत्य है। ठीक है बच्चों, सर मेरा इसका आंसर सेकंड आ रहा था। हाँ सर मेरा भी सेकंड ही निकला। दी एब्सिसास, अरे कैसी बातें कर रहे हो, दी एब्सिसास ऑफ पॉइंट P and Q। सर मैंने क्या किया था, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके tan 60 कर दिया, √3 के इक्वल पुट कर दिया उसे। ठीक है सर, तो उससे हमारे पास e की पावर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। नेगेटिव हो नहीं सकती, नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर दी, तो पॉजिटिव हाँ। वाला में यही हाँ आंसर सर, आना था। मैंने भी ऐसे किया। मेरे को ये लग रहा है ये जो क्वेश्चन में इसको ये नहीं लिखना चाहिए था विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, फिर तो एक ही पॉइंट आता, 2 पॉइंट आते ही नहीं। उसने 2 पॉइंट लिख दिए ना, तो 2 पॉइंट ही आएंगे। उसने अलग अलग डिफाइन किया ना, P और Q 2 पॉइंट है, उनके एब्सिसास बताने हैं। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, ऐसा कोई कर्व तुझे पता है, ऐसा फंक्शन पता है जिसके एक ही एक्स पे 2 टेंजेंट डल जाएंगी? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 60 डिग्री बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्वेश्चन का मतलब ये भी हम लेकर चले कि माइनस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है एक टेंजेंट। बस इवन फंक्शन है बेटा वो, इसलिए दोनों साइड बनेगा। हाँ, तो फिर सर हम जो स्लोप से इक्वेट करेंगे तो प्लस माइनस √3 लेकर चलना चाहिए। प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स लेके चल सकते हो आप। हाँ, फिर तो आ जाए, है ना, आंसर डी होगा बच्चे। हाँ भाई, अब इसको देखो। और हाँ सर मेरे क्वेश्चन सर फिर से नहीं आए, पिछली बार भी रह गए थे सर। सर वो मतलब वो अभी 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 अपना टाइम है, मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं इस बार, मैंने बाद में ढूंढे भी हैं कि कोई क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन बच गए थे, तो वो भी मैंने लिए हैं, थोड़ी तसल्ली रख, देख लेंगे, है ना। ठीक है। और अगर तेरे रह गए तो बता देना, तेरे रह गए तो मैं तेरे सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। फिर डाउट होगा तो पूछ लेना। हाँ भाई, द नॉर्मल टू द कर्व एट दिस, ये क्वेश्चन जेई का है पुराने, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, यही मेंस में भी आया है 15 में। यही मेंस में भी आया हुआ, लेकिन ये एडवांस का प्रॉब्लम है बेसिकली। इसमें एक खास बात है, इसने ये बताया कि स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होती है।
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है भाई। यस सर। हम भी पहले जब पहली बार हमने देखा आईडी, मैं कहा यार ये कब से कर्व होने लगा, लेकिन भाई स्टेटमेंट हमने पढ़ा और वो बिल्कुल सही है कि ये कर्व होता है भाई। अब दो लाइनें आई हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन और y इज इक्वल टू -x/3। अब ये 1,1 इस पे नहीं है भैया, इस पे है। तो बेसिकली कर्व, इस कर्व के लिए बात कर रहा है ये, ठीक है। बोला जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एट पॉइंट 1,1। तो अगर ये लाइन ऐसी है, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसके परपेंडिकुलर 1,1 से पास हो रही है लाइन, ठीक है। तो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा -1। तो x प्लस वाई और माइनस लगा के 1,1 पुट कर दोगे तो ये हो रहा है 2। तो ये 2, ये 2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो नॉर्मल है, जिस इस कर्व पे नॉर्मल है, लेकिन आप दोनों का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाओगे तो दूसरी लाइन ऐसी बन रही होगी ना। अरे स्लोप नेगेटिव है, दूसरी लाइन ऐसी बन रही होगी। बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये हमसे बोल रहा है कि जो नॉर्मल है वो कर्व को फिर से कट कर रही है किस क्वाड्रेंट में? मीट इन द कर्व अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर इज डी, मीट अगेन एट फोर्थ क्वाड्रेंट। मस्त प्रॉब्लम है सर। अरे बड़े आगे। सर हाँ सर इसको मतलब वैसे स्लोप लेके डायरेक्ट स्लोप निकाल के करते तब भी आ जाता। तुझे कर्व बनाना पड़ता, लेकिन बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, वो सब। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालता है ऐसा? यस सर। हाँ, उससे भी कर सकता था, कर सकता था उससे भी। लंबा जाता वो मेथड थोड़ा। हाँ, लेंदी चला जाता बस वो। हाँ भाई, इसको देखें, डिफरेंशिएट करें। मैक्सिमम बोल रहा है 0 से π/2 के बीच में। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 हो गया, वो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये 0, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 10x और प्लस x sec स्क्वायर x। तो आप देखोगे ये मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर x होल स्क्वायर। इसे 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख के ऐसे लिख लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स। भाई यहां तक तो आ गए। अब अगर मैं इसको 0 करता हूं तो ये 0 होगा नहीं, 0 से π/2 के जो ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, केवल ये बचा। तो cos x इक्वल टू आ रहा है x, है ना? हाँ सर। ठीक है, अब ग्राफ बना लो। 0 से π/2 के बीच में y इक्वल टू x लाइन है, दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू cos x, ये cos x है 0 से π/2। अब बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आ रहा है, मान लो x1, बिटवीन 0 टू π/2। यहां पर ये 0 हो रहा है। अब ये मैक्सिमा दे रहा है, मिनिमा दे रहा है। देखो कैसे, x1 के लेफ्ट में cos बड़ा है x से। यस सर। अगर cos बड़ा है x से, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन क्या देगा? इंक्रीजिंग। f' पॉजिटिव होगा मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब x1 ये इंक्रीजिंग का केस होगा। और x1 के राइट में आए तो x बड़ा हो गया cos से, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब x1 पे क्या दे रहा है? मैक्सिमा दे रहा है। 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बी ऑप्शन सही है। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। हमें -x/3 वाला कर्व क्यों नहीं लिया बेटा? 1,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था अपनी उस पर, उसको 1,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसे छोड़ दिया था। वो दूसरा कर्व था उसी का, मतलब है वो कंबाइन कर्व, लेकिन उस पर नहीं लेंगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी पुराना क्वेश्चन है जेई का, पता नहीं फिर कभी भी आ गया हो दोबारा। अब तो बुक्स में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ रहा है? 4x 2 स्क्वायर 4x क्यूब
2 की पावर 10, 20, x की पावर 19। पूरे में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लो। जो बचा उसकी तरफ थोड़ा घूरो, प्यार से, प्यार मोहब्बत से घूरो इसे। सर ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल, सारी पावर इवन है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 अप टू एक्स की पावर 18, सारी पावर इवन है, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं हो रहा है, +4 तक जा रहा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बचे महाराज ये, तो जब जीरो होंगे तो किस पे जीरो होंगे, केवल x इक्वल टू 0 पे जीरो हो रहा है। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव, जीरो पे खड़े हो जाते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिवली तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिवली तो डिक्रीजिंग होगा। तो क्या देगा, मिनिमा देगा, एग्जैक्टली 1 मिनिमा। ये ऑप्शन सत्य है। तो बड़े क्वेश्चन नहीं है, पेशेंस रखिएगा, और शानदार क्वेश्चन उठा रहे हो तुम लोग, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे प्रॉब्लम उठा रहे हो। इसमें क्या कर सकते हैं भाई, y को x के टर्म्स में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू लिख लेते हैं, y की पावर 4 हो गया, c की पावर 6 माइनस a स्क्वायर, थोड़ा मेहनत वाला काम है, और बाय b स्क्वायर। y इज इक्वल टू, आप चाहो तो प्लस माइनस ले लो, नहीं तो अपन को तो जीरो ही करना है, होल पावर 1/4 c की पावर 6 माइनस a स्क्वायर x की पावर 4 बाय b स्क्वायर। ये पुट कर दो इसमें, तो x इंटू वाई, जो मान लो z है, x इंटू वाई है z, तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू सी की पावर 6 माइनस a स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाय बी स्क्वायर होल पावर 1/4। पूरा टर्म x का आ गया, और डिफरेंशिएट करो, जीरो कर दो, उससे जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो y की आ जाएगी। और इससे ही पूछा मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, तो ये जो x की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर लेंगे, उससे y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या जो x की वैल्यू आएगी वो इसी में रख देंगे, केवल x की वैल्यू, तो भी आ जाएगा, जो भी आ रहा होगा। ठीक है सर, मैं ऐसे ही कर रहा था सर, लेकिन बहुत बड़ा आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा गलत। अरे कुछ बड़ा नहीं आ रहा यार, z डैश देख ले। सर हो गया सर, रहने दो हो गया, सर, हो जाएगा ना, पता हाँ चलेगा। हो जाएगा, वो लेंदी है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्या है, if the solution of theta from the equation this lies in the, अच्छा इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, ये 2n+1 बार, मतलब 2n+1 ब्रैकेट में है, 2n पाई, कोई भी एक इंटरवल ले लो इसके थीटा की वैल्यू के लिए, ठीक है, 2n+1 पाई प्लस π/6, इस इंटरवल में थीटा है, तो कोई भी एक वैल्यू, n की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ये π/6 है, n की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 ले ली, तो कोई भी एक इंटरवल होगा, अपन ने सीखा है ना 2n पाई का ऐड कर देते, जिसका पीरियड 2 पाई होता है, तो अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -π/6 से पाई प्लस π/6 आ रहा है। यहां से साइन लगा दो दोनों में, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा, साइन 1/2। रुको यार, रुको दोस्त रुको, ये गड़बड़ हो जाएगी। आप तो ग्राफ बना लो, साइन का ग्राफ बना लो, क्योंकि ये पाई से आगे जा रहा है ना, तो गलत हो जाएगा। ये है -π/6, यहां पर होगा π/6, सॉरी 7π/6, ये पाई है। हाँ भाई, साइन की वैल्यू बताओगे, कहां से कहां तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू, -π/6 से 7π/6 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/2, और मैक्सिमम कितनी आ रही है, 1। हाँ, ये गलती हो जाती है, डायरेक्ट साइन मत लगाना, डायरेक्ट साइन या कॉस ये हम तब लगाते हैं जब फंक्शन पूरा हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग होता है। अगर फंक्शन इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ से देख लो भाई, तो साइन थीटा जो होगा उसकी रेंज -1/2 से 1 होगी। अब बस कहानी खत्म है, यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया तो ऐसा बनेगा, साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस लेमडा, रूट लगा दो, तो साइन थीटा कितना हो गया, रूट लगेगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस लेमडा, और 1 इधर आ गया। अब ये साइन, इसकी वैल्यू यहां पर रख दो, तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस लेमडा, -1/2 से 1, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -3/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस लेमडा और 0।
अब देखो अगर अपन माइनस साइन लेंगे तो ये डिफाइन होगा, प्लस साइन में तो ये डिफाइन ही नहीं है। एग्री है क्या? यस सर। है ना? तो हम केवल माइनस ही ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। तब ये मतलब है, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी अब नेगेटिव हो गई, पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, 0 से माइनस डिवाइड, तो ये नेगेटिव ही होगा। अब आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस लेमडा जो है वो 0 से बड़ा और 3/2 से छोटा हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो अभी ये 0 से 9/4 आ जाएगा। फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 माइनस लेमडा और 5/4 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/4 से 1 तक रहेगी। 1 पे क्लोज रहेगा, 1 पे इंक्लूड रहेगा, है ना, क्योंकि 1 π/2 पे मिला है इनके बीच में कहीं, तो 1 पे इंक्लूड रहेगा 1। यहां पर 1 पे इंक्लूड था तो ये 0 पे भी इंक्लूड हो गया। हाँ, 0 पे 0 0 -1 तो 1, ये ऐसा आएगा भाई। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ये ऑप्शन सही है सर। हाँ सर यहाँ यू का मतलब क्या है सर? यू नहीं होगा, मतलब कुल मिला के लाइज इन, ये यहां पे थीटा होना चाहिए। वैसे यू लिखा है तो यू एक यूनियन, मतलब एक इंटरवल दिया गया है, ठीक है, एक इंटरवल दिया गया है, उसको यूनियन बोला गया है कि एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए जो ग्रुप बनेंगे वो सब यूनियन में है, एन की वैल्यू इंटीजर वैल्यू के लिए। और ये बार सर जो n+1 के ऊपर, बार का मतलब है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, पाई के साथ मल्टीप्लाई में है ये पूरा। ओके सर। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बजाय उसकी स्टाइल है सर, अपनी। हाँ इनइक्वालिटी में सर हम स्क्वायर मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन में स्क्वायर तभी कर सकते हैं ना जब सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हो। हाँ, मतलब साइन डिफाइन होना चाहिए, कंप्लीट साइन डिफाइन होगा तभी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। ठीक है। अगर नेगेटिव साइन होगा तो हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव है, जिससे कि हम साइन चेंज कर दें स्क्वायर करने पर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है, क्या करेंगे? ये कुछ गलत है, ये ई होगा, ये देख लेना, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा सही, ये ई होगा। ये तुम्हारे में ई हो सकता है, टाइप में गलती कर दी हो, तो एक्स की पावर ई प्लस ई की पावर एक्स को टी मान ले, डिफरेंशिएट करो तो ई एक्स की पावर ई -1 प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू dt/dx। अब पूरे में से ई निकाल लो तो ये एक्स की पावर ई -1, ये ई की पावर एक्स -1 हो जाएगा, इक्वल टू dt/dx। खत्म है क्वेश्चन। सर एक बात पूछनी, क्या? सर आपने इसको देख से टी कैसे ले लिया? मुझे दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन है इसलिए। देख बन गया ना ये। हाँ सर बन गया बन गया। तुझे भी दिखने लगेगा, क्वेश्चन बना रहा है अपन इतने कि दिखे, तो 1/t dt है। वैसे तेरे को एक बात और बताता हूं, सबसे काम की बात, कभी इस पे भी देख लिया कर, इसको भी देखा कर, कभी कभी ऑप्शन को भी देखा कर, ऑप्शन भी बता देते हैं कि किस कौन सा केस है। लॉग लगा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं टी माना है, हमें अंदर दिख रहा है, यहां पे ई होगा बच्चों, सब जगह ई होगा, है ना। हाँ जी, ABCD is a square of side length L, a line parallel to the diagonal, बना लो ना, ये बना लेते हैं। मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके बनाने की आदत में हूं, हो सकता है इसकी जरूरत भी ना पड़े ABCD, लेकिन मैं लिख लेता हूं फिलहाल ABCD, ठीक है। A line parallel to BD, BD diagonal BD के पैरेलल है एक लाइन at a distance x from the vertex A, cut two adjacent sides, इसके पैरेलल है और इससे कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। अब बच्चों अगर ये पैरेलल है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर जो होगा ये C तक जाएगा, क्योंकि इसने पैरेलल कह दिया। अगर पैरेलल नहीं कहता, केवल x परपेंडिकुलर, तो लाइन कैसी भी हो सकती थी, लेकिन इसने पैरेलल कहा है, इसका मतलब पैरेलल, ये पैरेलल तो ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये डायगोनल होगी AC। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ स्क्वायर विथ A एज अ वर्टेक्स। अब ये क्या कहना चाहता है? समझ ही नहीं आया स्टेटमेंट इसकी। मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है कि ये जो मेरे को जो लग रहा है, ये वाला,
ये जो सेगमेंट कट हुआ है, हाँ ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया हमें एक्स के टर्म में देना है, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब क्या क्या हमें पता है ये बताओ। ये एल है, ये लेंथ भी एल है, तो हमें डायगोनल तो पता है, क्या कर दो, L√2 है ना। L√2 होगा तो उसका हाफ ये कर लो, जो L/√2, ठीक है। और अच्छा ये 45 डिग्री होगा, यस सर। और ये 45 डिग्री होता है तो ये भी 45, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और अगर ये एक्स है तो एरिया निकाल देते हैं। सेगमेंट ही तो बोल रहा है ना, ये सेगमेंट स्क्वायर का कट हुआ है, इसको एक्स के टर्म में, मतलब इसके एरिया को एक्स के टर्म में दे देते हैं, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस होगा 2x और हाइट होगी x। ये हो गया भैया, फंक्शन बन गया f(x) = x का। मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहा है कुछ ऐसा, फाइंड दिस एरिया एट x = 1/√2। ये चमका क्या? सर बट Yes, sir. इस क्वेश्चन में अगर हमें L का एल तो की इस्तेमाल वैल्यू, ही नहीं हुआ, क्या बोल रहा है अजय? L का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ इधर। हाँ, एल का कोई यूज ही नहीं है, कुछ भी यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या कर सकते हैं? एल का भी यूज हो सकता था अगर हमने 9th में प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, जब एक ट्राइंगल में दो पैरेलल लाइंस हो और वो मतलब मीडियन बना रही हो, तो उस लेंथ की और रेशियो हाँ बेस इक्वल 2l होती है। कर सकते हैं, लेकिन उसमें एल की वैल्यू का यूज नहीं हो पाएगा। नहीं सर, फिर हमारे पास L√2 है ना, अरे यार मैं तो तो 2x के बराबर होता है। थेल्स थ्योरम है, उसका नाम है थेल्स थ्योरम। अपन थेल्स थ्योरम लगाते हैं। अरे सिमिलर लगा लो, सिमिलरिटी, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल सिमिलर है, यस सर। ठीक है। ये x है, दिस इज x, और ये कितना है, L/√2। अब ये लेंथ हमें नहीं पता थी, मान ली इस लेंथ को मैं t बोल देता, तो मैं कहता स्मॉल x बाय कैपिटल इट इज L/√2 इक्वल टू स्मॉल t एंड दिस इज L/√2। कट गया, फिर से x = t आ जाता है। हाँ सही बात। एक ही बात है, BD के बाद फंक्शन चेंज हो गया ना, BD के बाद। हाँ, अगर ये इस तरफ है तो ठीक है, अगर ये ऐसा बन रहा होगा, ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, सही पकड़े हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है, दो फंक्शन बन सकते हैं ABCD। इसने ये नहीं बोला कि एक ही तरफ, इसने बोला एक पैरेलल लाइन, तो यहां पे भी पैरेलल लाइन हो सकती है, और ऐसे में ये पूरी लेंथ x हो सकती है, दिस होल लेंथ। तो फिर एरिया ये हो गया, फिर एरिया ये हो गया। ये एरिया है भाई, फिर इसको निकाल लेंगे। ये इसमें एल का यूज थोड़ा बहुत हो जाएगा, अरे निकल जाएगा कि नहीं, ये लेंथ एक्स है। सर डायगोनल सर अपन को इसमें पता है, डायरेक्टली इसमें ऐसे से नहीं कर x को सकते, माइनस स्क्वायर का एरिया माइनस x स्क्वायर। हाँ, टोटल एरिया में से वो माइनस कर देंगे बस। ये x है तो ये होगा कितना, ये L√2, टोटल डायगोनल में से x माइनस कर दिया, और ये भी 45 होगा, तो ये भी होगा L√2 माइनस एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो L√2 माइनस एक्स। तो इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ L√2 माइनस एक्स इंटू L√2 माइनस एक्स। तो ये आ गया L√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब रिक्वायर एरिया क्या होगा, टोटल ट्राइंगल का एरिया L स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ट्राइंगल का ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, माइनस एक्स होल स्क्वायर, बस खत्म। इसमें L का यूज हो रहा है फिर भी, ठीक है ना पीयूष? आओ आगे बढ़े। सर एक बार लिंक भी वापस भेज देंगे एक बार शायद। सर लिंक क्लास का लिंक। अबे कितनी बार मांगूंगा ये क्लास का लिंक? सर वो मैं लॉग आउट हो गया था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है किसी भी इंटरवल में। ठीक है, मान लेते हैं इंटरवल है x1 टू x2, तो फॉग उस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या ये वो ये। अब पता है कि f जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब f ऑफ x1, क्योंकि x1 छोटा है x2 से, अरे पहले x1 लिया फिर x2, ये आइए मान लिया, तो f ऑफ x1 भी छोटा होगा f ऑफ x2 से, और gx जो दिया है वो डिक्रीजिंग दिया है, तो अगर x1 छोटा है x2 से तो g ऑफ x1 जो है वो बड़ा होगा g ऑफ x2 से। अब बनाते हैं भाई, पहला ए ऑप्शन चेक करो, फॉग दिया है तो हम कहेंगे x1 छोटा था x2 से वो इंटरवल में, तो पहले g अंदर है, फॉग बना रहे हैं f ऑफ, तो g ऑफ x1 जो है क्योंकि डिक्रीजिंग था ग्रेटर देन होगा g ऑफ x2 से, और f ऑफ g ऑफ x, अच्छा उल्टा ले रहे हैं, ओहो सॉरी क्वेश्चन में उल्टा है, उल्टा ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं मतलब ऑप्शन से, चलो हमें ये तो पता है ना x1 छोटा है x2 से, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। है ना? तो अब यहां से अपन उठाते हैं कि मान लेते हैं कि ये ट्रू है, ऐसा मान लो, मतलब f ऑफ g ऑफ x1 जो है अगर इंक्रीजिंग है तो x1, इसमें भी दिक्कत है सर, इसको डायरेक्ट साइन से नहीं देख सकते? सर f ऑफ gx को डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसको फिर साइन से कर लेंगे। वो भी कर सकते हैं, साइन नेगेटिव। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि अगर, ठीक है चलो सर बट आप जैसे पहले कर रहे थे वाले क्वेश्चन को वैसे क्यों नहीं कर सकते? कैसे करते थे? नहीं सर, आप जैसे पहले कर रहे थे इस क्वेश्चन को, अभी तो वैसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते वाले क्वेश्चन को? कर सकते हैं, उसमें डिफाइन करना पड़ेगा अलग से पहले केस, मतलब मैं समझाता हूं अभी। जैसे ये ठीक है, ये एफ डैश हो गया, ये हो गया, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, कुछ भी होगा यहां पर, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये ज्यादा आसान है, सही है, ये गलत हो गया तो ये सही हो गया, बस यही है, और क्या, क्यों मेहनत की जाए। अगर हाँ सर इसको ऐसे नहीं बोल सकते, f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसके अंदर एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन भी डिक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि जैसे नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f अगर इंक्रीजिंग है तो ओवरऑल अपना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो नंबर लाइन की जगह g आ गया। सर हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं समझा। सर जब मैंने करा था सर, बहुत टाइम हो गया सर, तो सर मैंने मान लिया था सर साइन और कॉस, मतलब सर जो साइन एक और कॉस नहीं माने यार, साइन और कॉस मत मान, एक एक्स क्यूब और एक माइनस लिया एक्स। था और एक हाँ डिग्री जीरो से मान ले, 0 से π/2 के बीच में मान लिया तूने, ये ठीक है। ये सर उससे भी तो हो सकता है ना आराम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। उसी से तो करा मैंने था। भी ऐसे ही एक को एक्स क्यूब माना था और एक को माइनस एक्स। हाँ हाँ ठीक है ऋषभ, ये भी चलेगा। हाँ तो आसान माइनस क्वेश्चन। एक्स। सर एक वो सेकेंड वाले मेथड से करना जो मैं बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि अगर अपन ऐसा सोचते कि जैसे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ऐसा होना चाहिए कि अगर जैसे x1 छोटा था x2 से, g ऑफ x1 जो है वो बड़ा होगा g ऑफ x2 से, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ x1 जो है वो भी बड़ा होगा f ऑफ g ऑफ x2 से। अब हमें क्या ये केस इस केस से मैच कर रहा है? क्योंकि अगर फंक्शन f के लिए बात हो रही थी तो f के लिए ये लेस देन का केस आना चाहिए था, ये ग्रेटर देन का आ रहा है, मतलब हम गलत ले रहे हैं इंक्रीजिंग का केस, ठीक है, हम इंक्रीजिंग का केस गलत ले रहे हैं, उल्टा साइन आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग। अब लेकिन इसको समझाने में मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो क्यों करना है इतनी मेहनत यार, डिफरेंशिएशन कर, रिवर्सिबल केस आ रहा है। ठीक है सर। हाँ भाई इसमें क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन इसमें? कॉस सी माइनस कॉस सी लगाया, लॉपिटल लगा दो 2 बार, बहुत बुरा आ रहा है क्या?
नहीं सर, बिना हो गया लॉपिटल के सर, भी सब हो गया। 2 स्टेप में बन गया। हाँ, बिना लॉपिटल के ही बन रहा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेगा। ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है समझ गया मैं तेरी बात। cos c माइनस cos d अगर लगाया अपन ने तो ये हो गया। अच्छा जी, ओके ओके, मैं समझा तेरी बात। ये अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लिया यस सर। तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं +1 + 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। और इसमें cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2। सो दिस प्लस दिस, तो 6 कट गया, डिवाइड बाय 2 मतलब x + 1/2 एंड साइन d माइनस c हो गया -4x + 1 और बाय 12 हो जाएगा। अब दोनों में ये अगर आप डिवाइड में x + 1 होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको ये हम लिख सकते हैं 1 + x + 1 होल स्क्वायर बाय 4, और प्लस इसको लिख सकते हैं, ये तो लिखना क्या है, ये तो लिखा ही हुआ है, इसमें चाहो माइनस बाहर निकाल दो, x + 1/2 इंटू साइन 4 3 सो x + 1/3। अब डिवाइड में एक x + 1 होल स्क्वायर है, यहां पे भी x + 1, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड और खत्म क्वेश्चन। और डिवाइड में ये x + 1 होल स्क्वायर था ही, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, -1/3। सो -1/12 आ रहा है, बिल्कुल सत्य है, बी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। हा। देखो भाई, मुझे तो 0/0 जैसे दिख जाता है, तुम्हें भी दिख जाता होगा। अगर तुम्हें 0/0 दिख जाता है तो उसे कंडीशन बनाओ, 1 + e⁻x माइनस x माइनस 1 बन जाएगा। मैं डिवाइड कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 1 - cos x। किसकी कमी है भाई, बता रहा है कोई? 2x²। x², खत्म क्वेश्चन। दिस इज 1, ये पढ़ा है कभी? स्पेशल लिमिट। स्पेशल लिमिट है 1/2, और ये भी 1/1/2, तो कैंसिल होने के बाद 1 आ रहा है। बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भाई, ये किसी ने पूछा है मुझसे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन में, ठीक है? किसने? अजय, तूने पूछा है? यस सर। सर मेरा इसमें ये डाउट था कि इसमें x अप्रोचिंग टू x2 होता है ना? नहीं, x, अगर यहां पे x लिखा होता है बेटा तो यहां पे x होता है, यहां पे x1 लिखा है तो यहां पे x1 है। जैसे तू इसे पढ़ सकता है, उसमें कोई IIT नहीं है, LI है, ठीक है? लिमिट सर मेरा ये डाउट था, जैसे अपन वहां पे तो बोलते थे जैसे t अप्रोचिंग टू 0, तो यहाँ पे हाँ, मैं इसके लिए मैं तेरे को समझाता हूं। जब अपन t बोलते हैं, t अप्रोचिंग टू 0, जो पहले लिखा होता है वो वेरिएबल होता है, बच्चे ये दिमाग में बिठा ले। यस सर। जो बाद में लिखा है वो कांस्टेंट है, जो पहले लिखा है वो वेरिएबल है। तो आप x1 की जगह x लिखोगे अगर, तो ये बेसिकली ऐसा लिखा है, ठीक है ना? यस सर। सर तो ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वली होंगे, मतलब अगर कहीं पे अप्रोचिंग तो वो तो नेचुरल है, x जो है वो x2 की तरफ ही जा रहा है, तो ये f'(x2) बनेगा बेसिकली। ओके सर। जैसे तूने अगर ये भी लिखा तो तू देख रहा है ना, x1 की जगह x2 जब लिख देंगे 0.0 कैसे, तूने लॉपिटल लगा दिया। जैसे फॉर्मूला होता है डायरेक्ट f'(x1), नहीं समझ में आया इसके लिए मैं बोल रहा हूं, x1 टेंडिंग टू x2, तो ये f'(x1) होगा, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि x2 कांस्टेंट है, और x1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि हम x1 के टर्म में ही कर रहे हैं, तो ये f'(x1) आ जाएगा बेटा बस। ओके नहीं, f'(x2) आ जाएगा, x1 की जगह हम पुट करेंगे जब x2, तो ये है या ये है, एक ही बात है। लिमिट x टेंडिंग टू x2 होता तो ये f'(x) आ जाता, और ये डाल देते f'(x2), एक ही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये तूने जो क्वेश्चन फोटो खींच के भेजे है ना, थोड़ा अच्छे से सलीके से भेजा कर, ठीक है? अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन, मतलब वो टाइप करने में बहुत दिक्कत आती है। और एक दो माशे क्या है ना, तो ऐसे भेजते हैं
वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली, ऐसे में भेजते हैं। अब ऐसे में कुछ नहीं हो पाता, ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन नहीं आ पाया तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। हाँ भाई, अब ये क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ रहा है बेटा, तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि इसके लिए आपको वो लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक लगेगा बच्चे। इसका डेरिवेटिव पांच स्टेप लगेंगे, तब इसका पूरा बढ़िया सुंदर ग्राफ बना पाएंगे, तब जाके कुछ बोल पाएंगे। ये तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है, ये तो अपन बता सकते हैं, तो तुम भी समझ सकते हो। इसका डेरिवेटिव दिया है ये। यस सर। अगर मैं इसको इधर ले लू ना बेटा, तो ये कॉड इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बेसिकली एफ डैश एक्स है। तो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 1, मतलब एफ डैश एक्स 0 किस में होता है? रोल्स में होता है। यस सर। एटलीस्ट 1 का केस रोल्स में होता है। रोल्स के लिए फॉलो कर रहा है क्या? 0 और 1 के बीच में 0 पे 0 हो रहा है, 1 पे पाई बाय 4 हो रहा है। तो एलएचएल एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, तो रोल्स नहीं लगेगी भाई। एलएमबीडी लग जाएगी लेकिन रोल्स नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन बेटा अब ये केस है, ये केस है, ये सब नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये ये क्या है? एफ डैश होगा ये। एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें भी केस बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ भी आना चाहिए कि ये क्वांटिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है, हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। कॉड इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम सबको आना चाहिए, ग्राफ सही पता हो, ऐसा कुछ ऐसा बनता है, नहीं ओ ओ ओ ओ ऐसा बनता है, पाई बाई 2 0। ये डिक्रीजिंग कर्व है, और अगर आप उसे डिवाइड कर लो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में इसकी वैल्यू पाई बाई 2 या उससे छोटी होगी। तो जब इसकी वैल्यू 2 लेंगे तो 1 बाई 2 और पाई बाई 2 ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो अगर 2 से बड़ी वैल्यू लेते जाओगे तो ये और छोटा होता जाएगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो उसमें क्वांटिटी जो है वो डिक्रीजिंग नहीं आएगा, वो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, इंक्रीजिंग का केस आएगा। ये भी गलत होगा। लेकिन थोड़ा तसल्ली रखें, ये दो कंसेप्ट बनाने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक लगेगा, पेशेंस रखें। ये भी पूछना है किसी को, एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल है सच दैट। सर ये मैंने ही पूछा था, इसमें बस ये पूछना, हम दोनों को ऐसे कंफर्म सी कैसे कह सकते हैं कि दोनों सेम ही सी होंगे? वो ले रहा है सेम सी, इसमें कहीं सर वैल्यू उसकी थ्योरम की तो कोई बात की भी नहीं है, बस नहीं तो ऐसे काम करता है एलएमबीटी में, कब करता है थ्योरम की बात? अरे तेरे को अभी यूजुअली क्वेश्चन में तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अभी मैं क्लियर करूंगा, सब जगह एलएमबीटी से ही बना रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछे हैं, सब एलएमबीटी से बन रहा है सर। लेकिन इसमें दोनों सी कैसे हमने मतलब इक्वल कर दिया? तुझे पता नहीं क्या दिक्कत है यार सी से? सर एक सी एफ एक्स का सी अलग है, जी डैश एक्स का सी अलग आएगा उस रेंज में। क्यों आएगा सर? सी सेम है, सेम सी आया है, क्या दिक्कत है? सर आ गया वो बात अलग है, हाँ लेकिन क्या अलग अलग नहीं हो सकता है वो? अरे मैं कह रहा हूं तू फिर से वहीं अटका हुआ है, वो अलग हो चाहे वो सेम हो। अगर ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये ए टू बी, सॉरी ये यहां पे आया है, मान लो ये हाइट सेम है, रोल्स लग रही है, ये एलएमबीटी लग रही है, मान लो ये यहां पर था, ठीक है, इसके पहले यहां पे आया सी एफ एक्स था, और मान लेते हैं ऐसा कुछ जी एक्स था, ऐसा आया, ये ए टू बी, ये यहां पे ये सी आया, ये वो वाला केस हो गया जब अलग अलग आया। तो इसमें क्या दिक्कत है? इस केस में जिसके लिए वो जी डैश सी बोल रहा है, वो जी डैश सी थोड़ी एफ डैश सी के बराबर हो रहा है, वो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, उसमें दिक्कत क्या है? और अगर कॉमन है तो फिर तो वैसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो कर्व हो सकते हैं ना ऐसे, दोनों कर्व एक साथ बन रहे हैं, दो कर्व एक साथ बन रहे हैं, मान लो एक कर्व ऐसा जा रहा है और एक कर्व ऐसा जा रहा है, ठीक है,
दिस इज ए, दिस इज बी। ए पर ये एफ ऑफ ए था और ये जी ऑफ ए, सॉरी ये जी ऑफ ए था, मान लो ये एफ ऑफ ए था। ये हाइट यहां से यहां तक ये जी ऑफ बी थी और ये हाइट जी ऑफ ए थी। अब आपने, क्योंकि ये वाला और ये वाले के पैरेलल जो लाइन आ रही है, जो लाइन आई, ठीक है, मान लेते हैं जो जिस समय यहां पर जो आई और यहां पर जो आई, सी सेम लिया हमने, यहां पर जो आई, दोनों का लेकिन स्लोप अलग अलग आया। यहां पर एफ डैश सी आया, कुछ भी जो भी आया, और यहां पे जी डैश सी आया, कुछ भी जो भी आया, लेकिन एफ डैश सी की जो वैल्यू आई, जो स्लोप के टेंजेंट की वैल्यू है, वो इसके जी डैश सी के ट्वाइस आई। उसमें क्या दिक्कत है? ओके सर, ठीक। दिक्कत क्या है उसमें? बिल्कुल सही है वो। तू ही परेशान हो रहा है जबरदस्ती, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। जेई छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो। जेई का प्रॉब्लम है ना ये पुराना? सर डीपीपी में था ये तो। हाँ, जेई मेंस का प्रॉब्लम है पुराना। वही एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन। सर वो क्वेश्चन वैसे तो हो गया था। हाँ बस, घबरा बिल्कुल मत घबराएगा, थोड़ा और सोच, डिटेल में सोच। क्या बोल रहा है? एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश अप टू एफ एन, 2n ए इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू बी एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा, देन एफ एक्स इज, तो बेटा इसमें एक काम करना छोटा सा, तेरे को गिवन कंडीशन दी है, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उसके लिए बोल रहा हूं, अपने मन से एन को कुछ ले ले। ऐसा मत लेना कि वो फंक्शन ही 0 हो जाए, ऐसा मत लेना, ठीक है? कुछ भी अपने मन से मान ले। चारों ऑप्शन अलग अलग रहे हैं उसके लिए। क्या मान सकते हैं? 2 मान लेते हैं, 1 नहीं मान सकते, ठीक है? 2 मान ले। मैंने एन की वैल्यू 2 मान ली, तो भाई एफ एक्स आ गया है एक्स माइनस ए 2 प्लस बी। यहां पर एफ एक्स आ गया है बी माइनस 1 माइनस एक्स प्लस ए। तुम पैनिक वाले काम ही नहीं है यार, कुछ बचा थोड़ी है, मतलब तुम्हारे लिए, तुम इस लेवल पे क्वेश्चन लगा रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ बचा थोड़ी है करने के लिए। चारों अलग अलग ऑप्शन है, चेक कर ले कि डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बार, 2 बार। अगर हमने एन की वैल्यू 2 ली है तो 4 बार होगा। एफ 2n बोल रहा है ना, एन की वैल्यू 2 ली, तो एफ डैश, एफ डबल डैश, एस ट्रिपल डैश और एफ 4 टाइम ऑफ डैश मस्ट बी 0 एट एक्स इक्वल टू 0। हो रहा है या नहीं? चेक कर लो। जैसे ये तो होगा ही नहीं, ये तो वैसे ही गया, क्योंकि ये तो पहले ही डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। अरे समझ रहे हो ना? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डबल डेरिवेटिव का ट्रिपल डेरिवेटिव जो करोगे, ट्रिपल डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। इसका ट्रिपल डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, तो वो वैसे ही 0 नहीं होगा। तो ये वाला केस भी क्या? इसमें 4th डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। सर 6 है पावर सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में यहां पर 6 है। अच्छा, ये 6 है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। एफ डैश करेंगे 4 टाइम्स ऑफ 3 आएगा, एफ डबल डैश करेंगे 12 टाइम्स ऑफ होल स्क्वायर आएगा, एफ ट्रिपल डैश करेंगे 24 टाइम्स ऑफ 1 आएगा, और एफ 4 डैश करेंगे तो ये 24 ही आ जाएगा। तो ये भी 0 नहीं हो रहा भाई, तो बस यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। क्यों मेहनत करनी? हाँ भाई, इसमें क्या? अगर तुम लोग कह रहे थे ना एलएमबीटी, मुझे लग रहा है ये एलएमबीटी का क्वेश्चन है, यह रोल्स का क्वेश्चन है। बोलता नहीं है, दूसरे तरीके से बोलता है। कह रहा है फैमिली ऑफ लाइंस passes through fixed point, family of lines passes through fixed point then given by, वैसे ये तो दूसरे तरीके से भी बन रहा है क्या? family of line passes through fixed point मतलब they are concurrent, मतलब x और y की वैल्यू ऐसी आ रही हैं जो x की और y की 2 वैल्यू पे, देखो समझो, हाँ मैं सही बोल रहा हूं, ये रोल्स थ्योरम है। ये हमने इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब पढ़ के देखो, ये बोल रहा है कि पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, मतलब x1
पर जो y1 की वैल्यू आ रही है वही x2 पे भी आएगी। यस सर। मतलब कॉमन वैल्यू आ रही है ना, यस सर। y की वैल्यू सेम मिल रही है भाई। एक लाइन, अगर मैंने एक लाइन ये मान ली, दूसरी लाइन ये मान ली, ठीक है, ए और बी पॉजिटिव है, इनमें कॉमन पॉइंट है, मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम मिल रही है सेम पर। इसका मतलब है कि अब इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ये जीरो हो रहा है, y डैश इक्वल टू दिस इक्वल टू जीरो फॉर सो दिस इज f डैश x। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा और एक fx मानूंगा तो कितना होगा, माइनस रूट ए बाय रूट बी एक्स स्क्वायर बाई टू रूट सी बाय रूट बी एक्स प्लस सी। सर ये आपने हमें ऐसे करना नहीं सिखाया है, जैसे कोई भी हमें पैटर्न दे रखा हो कोएफिशिएंट्स में और लाइन बन गई है तो उन दोनों के बीच। अच्छा हाँ, ये इंटरवल दिया है, मैं माफी चाहता हूं, इंटरवल दिया है ना इसमें, तो वो बेटा उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा ना इसमें, ये चेक तो करें। अब चेक करेंगे ना फंक्शन में। सर ये पॉइंट दिया है, पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, इंटरवल थोड़ी ना। तेरी अच्छा 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 अच्छा, इंटरवल नहीं है, ओके इंटरवल नहीं है, ये तो फिर क्वेश्चन ही नहीं है कुछ भी। ये कह रहा है पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो आपको 1,1 पुट करके देखना था और ये चेक कर लेना था ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं, बस दैट्स इट। ये a बाय रूट बी सी माइनस टू, इट इज रूट, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, b प्लस सी बाय रूट बी सी, ये रूट बी सी एलसीएम ले लो, इट इज रूट बी सी, कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज a माइनस टू रूट बी सी इक्वल टू बी प्लस सी। अब देख लेंगे भाई किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसने ऐसा करा क्यों है, इसकी जरूरत क्या थी। एक मिनट बच्चों, इसको बना लेते हैं, मुझे समझा, मैं समझा कि क्या कहना चाह रहा है ये। देखो ये ऐसा बन रहा है, रूट ऑफ बी बाय रूट सी प्लस रूट सी बाय रूट बी और प्लस टू, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसमें अगर आप चाहें तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, कैंसिल हो रहा है, मतलब ये है रूट बी, ओ तेरी, ये है बी अरे बाप रे बाप, एक मिनट, तो फिर इसको एलसीएम ले लो, रुको इसको एलसीएम लेके कैंसिल ही कर लो ना, तो ये हो गया b प्लस सी प्लस टू रूट बी सी, सो दिस इज रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर a, सो दिस वन इज रूट बी प्लस रूट सी होल स्क्वायर, और a को उधर लाएंगे तो माइनस रूट ए स्क्वायर, सो दिस इज रूट बी प्लस रूट सी माइनस ए इक्वल टू रूट ए इक्वल टू जीरो, मतलब ये मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। ये फैमिली ऑफ लाइंस वाला केस हो गया फिर तो, और एक बार प्लस ले लेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, तो इन दोनों में से किसी को भी एक को सेटिस्फाई कर सकता है भैया। किस किस को कर रहा है, एक तो इसको कर रहा है माइनस 1,1, ये सही है, और 1,1 को भी कर रहा है। अच्छा ए बी सी पॉजिटिव दिए हैं ना, ठीक है, ये दो आंसर आ रहे हैं बेटा, कोई डाउट है। सर इस क्वेश्चन में ये अगर इंटरवल गिवन होते तो आप कैसे कर रहे थे, एक बार वो थोड़ा एक्सप्लेन करना। इंटरवल नहीं दिया, इंटरवल दिया होता तो फिर मैं बता रहा था, रोल्स लगाता फिर मैं कि कोई दो पॉइंट है जिस पर नहीं सर मैं वही पूछ रहा हूँ, तो आप लगा क्यों रहे थे फिर रोल्स? मुझे इंटरवल लगा, मुझे लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फिक्स पॉइंट दिया है, फिक्स पॉइंट दिया है, फिक्स पॉइंट से पास हो रही है लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस है, फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, दैट्स इट। सर हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इंटरवल होते तो हम कैसे सॉल्व करते, अगर ये इंटरवल होते तो हम कैसे सॉल्व करते, वही बता रहा था मैं कि मैं मान के चलता कि x की दो वैल्यू पर y की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों लाइनें कट कर रही हैं एक साथ, तो फिर मैं इसका इंटीग्रेशन, ये रोल्स के लिए जीरो होता है, अगर ये जीरो हो रहा है इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कर लेता और फिर मैं चेक करता
कि एफ ऑफ वन अगर एफ ऑफ ए किस केस के लिए ये बराबर हो रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करते हैं रोल्स में, तो अगर ये इंटरवल होता तो मैं चेक करता कि किसके लिए बराबर हो रहा है, जिसके लिए फंक्शन बराबर आ रहा होगा उसके बीच में रोल्स लगती, बट ऐसा कुछ है नहीं, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था, अच्छा रहा सही टाइम पे अपन वापस आए। सर हाँ सर वो नीचे वाला राइट वाला गलत है ना ऑप्शन? क्यों बेटा? सर नेगेटिव वाला under केस root ले of लेंगे b। ना, ये बीसी यस पॉजिटिव सर, अंडर रूट ये पॉजिटिव है, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, तो वो इक्वल्स अंडर रूट। अच्छा हाँ, ये वाला केस ही नहीं बनेगा, ओके, ये तो जीरो ही नहीं होगा, एबीसी पॉजिटिव दिया है, ठीक है, ये वाला केस नहीं आएगा, केवल डी ऑप्शन होगा। सही है सही है। ये क्वेश्चन 11th में नहीं बना था, ओके ठीक है पीयूष, अब बन गया। कह रहा है इज कॉन्करेंट एट, ये भी सेम क्वेश्चन है, बना लेना तुम। अरे सेम क्वेश्चन है, आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी किस वैल्यू पर, ए की किस वैल्यू पर, ए बिलोंग्स टू 0 to 1 है, ए की किसी वैल्यू कंकरेंट एट किसी एक्स की वैल्यू पर, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, किस एक्स और वाई की वैल्यू पर ये 0 होगा, तो वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी भाई। फैमिली ऑफ लाइंस में थोड़ा सा tan इनवर्स कॉट इनवर्स आ गया है, वैसे अगर हम 1/π वगैरह ले लेंगे, जैसे एक ऑप्शन रख के दिखाता हूं, जैसे हमने 1/π ले लिया तो एलसीएम लेंगे तो ऐसा बन गया tan इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स 1/√1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2π हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाला केस ही नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं इक्वल टू में ले जाऊंगा तो -2π हो जाएगा भाई। tan इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -π/2 की तरफ अप्रोच करती है, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू -π/2 होती है, तब भी दोनों का सम -π बन रहा है, -2π तो बनेगा ही नहीं। अरे को समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यस सर। यस इस तरह से जाना पड़ेगा आपको, इस तरह से सोचें, तो ऐसे इसको पुट करके सोचें, ऐसे इसको पुट करके सोचें, थोड़ा अप्रोच करोगे तो समझ में आएगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये बाय क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अप है, और फिर ये टच कट कर सकता है, ये बोल रहा है सच दैट x इक्वल टू 0 इज ओनली रियल रूट ऑफ p डैश x इक्वल टू 0। p डैश x जहां 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 पे जो भी वैल्यू है d दे रहा है, यहां पर कुछ ऐसा बन रहा है, जो भी हो रहा होगा। सर ये आपने p of x बनाया है ना? एक मिनट रुक जा, एक मिनट और रुक जा। हाँ, इसने बोला है कि x इक्वल टू 0 एक अकेला रियल वैल्यू है जहां पर p डैश x 0 हो रहा है, मतलब ये क्या दे रहा है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अप होगी। अब ये कट या टच करता, लेकिन इसने बोला है कि भैया dy/dx केवल एक ही जगह आ रहा है, वो भी 0 पे। अब 0 पर वैल्यू d है, d पॉजिटिव हुआ तो ऐसा बनेगा, d 0 हुआ तो ऐसा बनेगा, d नेगेटिव हुआ तो ऐसा बनेगा। अब ये पूछ रहा है -1, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, 1 और -1। अब मुझे नहीं पता बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब -1 पे वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वो 1 पर वैल्यू के बराबर होगी या नहीं पता। ये गिवन कह रहा है -1 पे दिया हुआ है, -1 पे वैल्यू कम है और 1 पे थोड़ी सी अपन बढ़ा लेते हैं वैल्यू, ठीक है, 1 पर वैल्यू ज्यादा है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट हम समझते हैं ना, क्या केस होगा, बोल रहा है p ऑफ -1 इज मिनिमम एंड p ऑफ 1 इज मैक्सिमम। क्या ये ट्रू है? गलत है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, 0 पे, 0 पे, और मैक्सिमम किस पे मिलेगी, 1 पे। 1 पे, सेकंड सही है। p ऑफ -1 नॉट मिनिमम बट p ऑफ 1 इज मैक्सिमम, ये सही है, ठीक है, बाकी तुम देख लेना। ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अच्छा जी, फिर x3 लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, -∞ चालू करेंगे +∞ तक जाएगा। और क्या बोल रहा है, और डिफरेंशिएट करके पहले ही रख देते हैं, f डैश x कितना हो रहा है भाई, 3x² + 7 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, 0 पे -1 दे रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। हैज
अ जीरो बिटवीन 0 एंड 1, और ये जहां पर 0 हो रहा है, ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में है। द थ्योरम दैट बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सी थ्योरम ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है? मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कौन सी? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मतलब इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच वाली वैल्यू थ्योरम। जब मीन वैल्यू थ्योरम, हमने 3 थ्योरम पढ़ी, एक है रोज थ्योरम, ठीक है, वो वाला केस ही नहीं है यहां पर, एक है एलएमबीटी, वो वाला केस भी नहीं है यहां पे, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी कुछ चेक करने का कोई केस नहीं है। अब ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में, तो जो मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी है दैट इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और यहां पर जो मीन वैल्यू थ्योरम है मींस एलएमबीटी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब ये है कि अगर 0 पर वैल्यू नेगेटिव है और 1 पर वैल्यू पॉजिटिव है तो 100% बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, fx 0 हो रहा होगा, ठीक है, इट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये सही है। सर सिंगेज में कोची थ्योरम भी दे रखी है। यस सर, कोचीज मीन वैल्यू। यस सर। साइड में रख दो उस थ्योरम को, कहीं नहीं है सिलेबस में, कुछ भी नहीं है सर, ठीक है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ना कभी क्वेश्चन आता है, मत चिंता कर। तुम लोग एडवांस के वीडियो वगैरह देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो डिफरेंशियल कैलकुलस के? सर अभी तो पीवाईक्यू ही लगा रहे हैं खुद। जेई एडवांस के अगर तुम प्रॉब्लम, हाँ कैसे भी, या तो तुम मेरे जो मैंने वीडियो बना रहा हूं उसको समझ रहे हो, या तुम प्रीवियस ईयर खुद से बना रहे हो एडवांस के, तुम देखोगे वो इतना जेन्युइन, इतना सेंसिबल बात करता है। मतलब कोई बच्चा है जिसमें लॉजिकल है बच्चा, वो सेंस रखता है, तो वो पूरी थ्योरी लिख के देता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है जेई एडवांस का, देख के डर लगेगा तुम्हें, और उस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, वो पूरी डिटेल देता है लॉग के बारे में, लॉग का कोई फॉर्मूला लगाने वाला है तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल देता है। सब डराने वाले काम है। एक ये भी उसी, क्या अजय, ये भी तेरा ही क्वेश्चन है शायद? यस सर। तो इसमें लिखा तो कर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस फोटो खींच के डाल दिया है। क्लास में बता दूंगा है सर, ये बस ये सॉल्व करनी थी इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी होगी, ये बताना होगा एक्स की किस वैल्यू पर ये केस सेटिस्फाई करेगा। नहीं सर, मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, उसमें ये इनइक्वालिटी आ गई थी सॉल्व करने के लिए, फिर इसको कैसे बाईपास करके सॉल्व करना पड़ा। लेकिन अगर ये आ जाती तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एक तो ग्राफ से बना सकता है कि 1/x ग्रेटर देन होगा log x से कब, तो ये रहा log x और ये रहा 1/x। सर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो वो ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। फिर 1/x जो है बड़ा हो log x से, तो 1/x बड़ा है log x से, केवल x की वैल्यू 0 से समथिंग। अब ये समथिंग के लिए दिया होगा कि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, e से छोटी है, कुछ ना कुछ इस तरह का दिया होगा। जैसे 0 से e दिया है तो अपन e पे चेक कर लेंगे, ये 1/e हो रहा है और ये log e 1 हो रहा है, तो 1/e बड़ा नहीं है छोटा है, तो गलत आ रहा है। इसका मतलब e जो है e पर उल्टा हो गया, मतलब e ये वैल्यू जो है ये e से छोटी है, e से छोटी वैल्यू है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तूने ऑप्शन दिए होते तो मैं तेरे को समझा पाता। सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल नहीं सकते अपन? इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते बच्चे, कभी 18 ट्रायल से निकल भी जाता है बट नॉट ऑलवेज। सर हाँ सर, और एक और चीज आती है, जैसे कि अपन ने इनइक्वालिटी सॉल्व करना पॉलिनोमियल्स की तो देख ली, कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाता है tan 1/x ग्रेटर देन 1/x, मतलब ऐसे हाँ, रिलेशन आ जाते हैं। tan 1/x ग्रेटर देन 1/x, तो बेटा यहां पर अगर x पॉजिटिव है तो अगर मैं 1/x को लिखूंगा तो x 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर तूने 1/x को t मान लिया तो tan t ग्रेटर देन t होगा क्या, t पॉजिटिव के केस में। तो हम कहेंगे कि वो हम देख लेंगे कि tan x का ग्राफ, ये tan x है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं कहां से कहां तक, 0 से π/2 के बीच में। अब अगर आप 0 से x की वैल्यू 0 से 1 ले रहे हैं तो 1/x जो है वो 1 से इंफिनिटी होगा। क्या 1 से इंफिनिटी तक tan x बड़ा होगा x से? नहीं होगा, क्योंकि π/2 के राइट में फिर ये ऐसा बढ़ेगा, फिर ये आगे जाके कट करेगा। सर फिर वो ग्राफिकल अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। हाँ, ग्राफिकल अप्रोच लगेगी बेटा, बिल्कुल। दिया हुआ है
द कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल टू हैव नो एक्सट्रीमम वैल्यू। नो एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होगा। एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य है। तो एफ डैश एक्स को जीरो नहीं कर रहा है, इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस q। अब ये जीरो नहीं हो रहा, तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव है या ये हमेशा निगेटिव है। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हमेशा निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अप है, और ये जीरो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अबव होगा। यस सर। इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव है, और अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो उसका डी लेस देन होता है। तो डी लेस देन कर दो, तो 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्यू, 4 हटा दो, p स्क्वायर लेस देन 3q। ये ऑप्शन सही है। सर यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लगाएंगे? इक्वल टू नहीं लगाएंगे, उसने बोला कि नो एक्सट्रीमम, उसने बोला कि नो एक्सट्रीमम, ठीक है। अगर वो ये बोल देख, नो एक्सट्रीमम का मतलब ये हो गया कि कहीं आपको केस, वैसे अपन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाते तो उससे कोई समस्या नहीं होने वाली थी, अपन लगा सकते थे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहां पे इक्वलिटी होल्ड कराई होती तो नेचुरली हम उसका ही आंसर वही बोलते। तू सही बोल रहा है, क्योंकि नो एक्सट्रीमम का केस है, इसका मतलब dy dx अगर जीरो भी हो रहा है तो मैक्सिमा या मिनिमा नहीं दे रहा है, मतलब या तो वो हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है, तो बिल्कुल कर सकते थे। तू सही है एक जगह। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक बार बोला था आपसे, ये पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो वैसे आपको बताऊं, बनाना ऐसे चाहिए था कि एक्स स्क्वायर इसमें +1 और -1 कर लेते, ठीक है ना, +1 और -1 कर लेते। अब ये पूरी क्वांटिटी जो है 2 या 2 से बड़ी होती, यस सर। ठीक है, 2 या 2 से बड़ी होती, और इसमें -1 कर देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी होगी। तो ये क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी है। अब ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 1 4 3, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी। तो यहां पर x की वैल्यू 0, ये इक्वलिटी का वोल्ट करता, जब ये इक्वलिटी का वोल्ट करता है भाई, जब ये इक्वल टू 2 होता है। हाँ, जब हर एक नंबर 1 हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 होना पड़ेगा, तभी 1 + 1 2 आएगा, और 2 - 1 1 आएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है, कब, जब 1 + x स्क्वायर 1 होगा, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू 0 होगी। लेकिन आपको बोलूं, इसमें कुछ करना नहीं था, ये भी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऐसा हो सकता है बच्चों कि यहां पर x की वैल्यू 0 दी नहीं होती, ये तो आ गया, आसान क्वेश्चन बना, x की वैल्यू 2 3 4 5 होती। अगर कोई कहे सर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा जाएगा बहुत। लेकिन हो सकता था यहां पे x = 0 नहीं दिया होता, तो यहां पे जरूरत भी नहीं होती, हम ये फालतू का काम कर रहे हैं। आप तो क्या करते हैं, आपसे बोल रहा है ना मिनिमम वैल्यू, 4 ऑप्शन दे रहा है, चारों ऑप्शन पुट करके देख लो, जिससे मिनिमम आएगा वो मिनिमम है, जिससे मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। कभी भी इस तरह की वैल्यू दी होती है, इसका मतलब यह है कि वो इन 4 वैल्यू पे पूछ रहा है, बस वैल्यू पुट करके देख लेनी चाहिए। फंक्शन दिस हैज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा x पॉजिटिव पे, डेरिवेटिव करो, 1 - x स्क्वायर प्लस x इंटू 2√1 - x स्क्वायर, और फिर इसका होगा चेन रूल से -2x, 2 से 2 कट गया, एलसीएम ले लिया, 1 - x स्क्वायर बाय √1 - x स्क्वायर, इट इज 1 - √2x 1 + √2x √1 - x स्क्वायर। x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए बोल रहा है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, केवल बच गया ये, तो इसको बना लो भाई। ये 0 हो रहा है कब, 1/√2, तो 1/√2 - 1/√2 प्लस, अगर 1/√2 से छोटा लिया
x की वैल्यू 1/√2 पर 0 हो रही है। 1/√2 से छोटा लिया तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, मतलब क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब एफ डैश एक्स जो आ रहा है पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। और अगर 1/√2 से यहां पे बड़ा लिखा तो ये 1 से बड़ा होगा तो क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, तो एफ डैश एक्स निगेटिव हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग। तो आप खड़े हुए हैं 1/√2 पे, 1/√2 के लेफ्ट में माइनस पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, लोकल मैक्सिमा है 1/√2 पे। ठीक, हाँ भाई, ये 2 क्वेश्चन किसी ने पूछे थे, किसने पूछे थे? सर मैंने पूछे थे सर, ये बन भी गए मेरे, वो बहुत पुराना डाउट था मेरे। अच्छा, पुराना डाउट था, हटा दूं? हटा दूं? यस सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई, और यार कभी कभी मेरे जो मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के जो चैनल पे डिस्कशन कर रहा हूं वो भी कभी देख लिया करो। ये जेईई एडवांस का 2020 का क्वेश्चन है डिफरेंशियल कैलकुलस का, और मैंने क्लास में कराया है पूरा वीडियो, आप वीडियो थोड़ा बहुत देखा करो तो आपको मिल जाएगा, बड़ी डिटेल में बताया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो पूरी डिटेल देता है कि अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा बहुत सेंस रखता होगा, जिसने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ी है, वो समझ जाएगा। क्या लिख रहा है? इतना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं लिख रहा। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, क्या लिख रहा है? बॉक्स ऑफ एक्स डिनोटेड द ग्रेटर इंटीरियर लेस और इक्वल टू एक्स, मतलब जीआईएफ है। एफ ऑफ जी एक्स -1 से 1 आर बी अ कंपोजिट फंक्शन डिफाइन एज दिस। अब एफ ऑफ जी एक्स को डिफाइन करके बता रहा है। सपोज सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल वेयर एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एंड सपोज डी इज अ नंबर ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल वेयर एफ ऑफ जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो बस ये शुद्ध भाषा में बोले तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट जो है, नंबर ऑफ उनका सम कितना होगा, बस इतना सा पूछ रहा है। तो यहां पर -1 से 1 है, तो आपको क्या करना चाहिए? वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, जी एक्स। ग्राफ आता है -1 से 1 के बीच में, तो बच्चों यस सर। यस सर। ये है -1, ये 0, ये 1। 0 से 1 के बीच में x होगा और -1 से 0 के बीच में x + 1 होगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। ये मॉड लगा है, ये 0 का हो रहा है 1/2 पे, ये 0 का हो रहा है -1/2 पे। तो 2 पॉइंट ये हो गए, यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल को, एफ ऑफ जी एक्स को, और एक 0 पर फंक्शन चेंज हो रहा है -1 से 1 के बीच में। तो 3 पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से? -1 से 1 के बीच में, -1/2, 1/2 और 0। देखो पहले एफ ऑफ जी एक्स बनाते हैं। व्हाट इज एफ ऑफ जी एक्स? 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स + 1. So it is 2 times of fraction part of x -1, 2 times of fraction part of x + 1. 2 केस बने, 3 केस। x की वैल्यू -1 से बड़ी ली, जो कि ओपन इंटरवल लेनी है, और -1/2 तक। फिर x की वैल्यू -1/2 से बड़ी लेकिन 1/2 तक। फिर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, सॉरी यहां से 0 तक, 0 भी आएगा बीच में। फिर 0 से 1/2 तक, और फिर 1/2 से 1 तक। ये ऐसे तोड़ा है। क्यों तोड़ा है भाई? 2 पॉइंट इसके देख रहे हैं, 1 पॉइंट उसका देख रहा है। अब देखो यहां तक -1 से 0 तक, इन दोनों इंटरवल में फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? -1 से 0 तक x + 1 होगा। तो आप इन दोनों के लिए यहां पर x + 1 डाल दो। तो x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में मैंने x + 1 डाल दिया, तो ये 2x + 1, सो दिस इज 2x + 2 - 1 एंड 2x + 1, सो 2x + 3 हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ 2x + 1 आया बच्चों, और ये 2x + 3 आया। अब मुझे बताओ, -1 से -1/2, ये क्वांटिटी निगेटिव हो रही है अंदर की कि पॉजिटिव है? दिस इज निगेटिव, ठीक है? ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा -2x - 1 और + 2x + 3, so this is 2. -1/2 से 0, -1/2 से 0 में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डायरेक्ट मॉड ओपन, तो 4x + 4। फिर अब 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो गया, मतलब ये खुद ही फंक्शन मिल गया। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो था वो x हो गया, तो सेम फंक्शन मिल गया यही वाला। अब
0 से 1/2 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, तो मॉड ओपन होगा तो ये होगा फिर से -2x + 1 और +2x + 1, ये कटेगा, फिर से आ रहा है 2 और 1/2 से 1 के बीच में ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो डायरेक्ट ओपन होगा, सो इट इज 4x। अब भाई कंटिन्यूटी चेक करो, अरे चमक रहा है सबको? यस हाँ, तो अब ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करो बच्चों, -1/2 पे 2 है, पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, -1/2 पुट करें तो ये 2 है, दोनों 2 आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, 0 पुट कर रहे हैं 4 आ रहा है, यहां पे 0 पुट कर रहे हैं 2 आ रहा है, मतलब 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, सी पर ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 पे नॉन डिफरेंशियल भी हो गया, चेक नहीं करेंगे। 1/2 पे ये 2 है, 1/2 इसमें रखोगे तो भी 2 है, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही है? ओनली 1, विच इज x = 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सबको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सबको डिफरेंशिएट करो तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 4, इसका 2 और इसका 4, x की वैल्यू क्या बेटा? वो 2 की जगह 0 होगा ना? अच्छा 0 होगा, ठीक है, -1/2 से 0, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। अब देखो भाई, इसका डिफरेंस -1/2 पे 0 आ रहा है, -1/2 पे यहां पे 4 आ रहा है, तो LSD RSD के बराबर नहीं है, तो D की एक तो वैल्यू 1 इस पे आ गई 1, 0 पे चेक करना ही नहीं है, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे नॉन डिफरेंशियल भी होता है, और 1/2 पे 0 आ रहा है और 1 पे 4 आ रहा है, तो एक 1/2 भी है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ये रखता है, 1 पॉइंट ये रखता है, C + D की वैल्यू 4 होगी, ये 4 होगा। ये जेईई एडवांस का 2020 का क्वेश्चन है। सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि आप डिटर्मिनेंट का बेसिक बता देंगे सैटरडे को, अच्छा अब नहीं, टाइम से याद दिलाना चाहिए, अच्छा ठीक है। हाँ सर, जो आपने अभी क्वेश्चन करा उसमें आपको एक कैसे पता चला कि हमें ब्रेक जो अपने पॉइंट्स वगैरह उन पॉइंट पे ब्रेक करना है? मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है, 1/2 और -1/2 पर 2 पॉइंट वो हो गए, और फ्रैक्शन पार्ट जो है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो -1 और 1 तो ओपन में थे, तो उसके बाद बीच में क्या बचा? 0, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद सर ने भी करा दिया है, ठीक है, तो तुम लोगों ने देख लिया हो, एक फोटो भी भेजा हुआ है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके 0 किया हुआ है, वो कर लेना, मैं इसको नहीं ले रहा हूं क्वेश्चन को। आंसर दिया हुआ है, सी थोड़े ना होगा इसका क्या बेटा? सर, इसका सी दिया हुआ है, ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है क्या? सर नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगी, नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगी, सही बात है, तो सी आंसर नहीं होगा, नहीं होगा ना? हाँ, इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि 0 ओपन में रहेगा, जब ओपन x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/∞ अप्रोचिंग टू 0 होगा, तो 0 जो है डिफाइन नहीं होगा, 0 ओपन इंटरवल में रहेगा, है ना? यस सर। एब्सोल्यूट मतलब ग्लोबल। यस सर, अगर कोई जो पॉइंट्स है वो डोमेन में नहीं होते, हाँ, लेकिन वहां पे अगर f'(x) 0 हो रहा होता है, तो अपन वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा तो बताते हैं। अगर कोई कहा, क्या दोबारा बोल? सर जैसे इसमें नीचे वाले के जो फैक्टर्स हैं, f'(x) 0 करने के बाद में, तो वो डोमेन के अंदर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब वहां पे नीचे 0 आ जाएगा। अगर डोमेन में नहीं है तो एक x की वैल्यू बता जो डोमेन में नहीं है। डोमेन में नहीं, सॉरी सर, मतलब डिफरेंशिएट करे जब अपन, तो नीचे वो अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई, तो बताएंगे ना वो तो। अगर इसका ये डिनोमिनेटर का भी 0 हो रहा है क्या? नहीं, अगर डिनोमिनेटर कहीं किसी पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा और फिर आप कोई डेरिवेटिव कर रहे हैं और उस डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो रहा है या नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव, तो फिर अपन बोल सकते हैं। ओके सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स, अरे रोल्स डिफाइन करना है भाई। एग्जैक्टली 1 पे 1 है, एग्जैक्टली 1 पे
एक्सक्यूज मी, सॉरी। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों 1 पे, लिमिटिंग 1 पे वैल्यू कितनी है 1 आ रही है, और एग्जैक्टली 1 पे 0 आ रही है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉट एप्लीकेबल। इसमें अप्रोचिंग टू 0 पर वैल्यू 1 आ रही है और एग्जैक्टली 0 पे 0 आ रही है, इट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, सो इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, पहले फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, उसके बाद आओ। इसमें क्या करना था भैया, किसने पूछा था ये? सर उसी के आगे के 2 ऑप्शन है सर, उसी के आगे के 2 और ऑप्शन है। अच्छा, तो चेक कर लो, x की वैल्यू 1 पे डिफाइन नहीं है, ये fx है, x की वैल्यू 1 पे डिफाइन नहीं है, 1 इसके बीच में आ रहा है तो खत्म। और इस पर भी चेक करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए बनेगा। एक्सटेंडिंग टू 1 पे x कॉमन है, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 आ रहा है अपॉन x माइनस 1। ये 1 पे ये न्यूमरेटर 0 हो नहीं रहा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है अप्रोचिंग टू, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, कोई मतलब का नहीं है, प्लस माइनस रूट आ जाएंगे इसके, है सर इसके रूट आएंगे सॉल्व करने पे। कहां आ रहा है रूट इसके, बता। ये 0.0 बन रहा है क्या? नो सर, तो बस 0.0 नहीं बन रहा, बात ही खत्म है। तब सर तो इसमें लिमिटिंग प्लस वैल्यू 6 लगाते भी हैं अपन, आएगा। है सर इसमें -5x के बाद में +6 भी आएगा। +6 भी है, यस सर। अच्छा सर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हाँ ठीक है। अब x की वैल्यू 1 आ रही है, तो x माइनस 1 और x माइनस 1, सो इट इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया, तो माइनस 2x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस x ले लिया, माइनस x स्क्वायर, ये घट गया, ये घट गया, ये प्लस x आया, वी नीड माइनस 5x, तो माइनस 6 कर दिया, तो x माइनस 1 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और अपॉन x माइनस 1, ये कट रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे पूछ रहे हैं, अब 1 पुट करेंगे अगर, तो माइनस 6 आ रहा है बिल्कुल, और ये 6 आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है, तो कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो भाई, डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे चेक करनी पड़ेगी, LSD और RSD, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई। डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये कट गया है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x माइनस 1 आ रहा है, डिफरेंशिएबल भी है, तो ये एप्लीकेबल होगा। -2 पे चेक कर लेना, -2 पे वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, है ना। -2 और 3 पे वैल्यू सेम आ रही है क्या? हाँ सेम आ रही है, x माइनस 3 और x प्लस 2 दोनों पे 0 हो रहा है, ठीक है ठीक है, ये एप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और f ऑफ a बराबर f ऑफ b के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद के मैं क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है, एक प्रॉमिस किया हुआ है। अब नहीं, आपको क्या पूछना है बताओ, डिटर्मिनेंट में बेसिक थोड़ा सा चाहिए, बस थोड़ा सा बेस क्लियर करना है बस। मैं नहीं सुन पाया बेटा, आवाज दोबारा बोल बच्चे। थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा ही चाहिए। अच्छा देख, डिटर्मिनेंट में एनसीईआरटी लेवल अगर अपन बोले तो एनसीईआरटी में सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है जो जेई मेंस और एडवांस में आती है। डिटर्मिनेंट में केवल, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, अपन देखेंगे आगे। डिटर्मिनेंट जो है उसकी शुरुआत हुई थी क्रेमर्स ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकाला था, ठीक है। इंट्रोडक्शन चाहिए, इंट्रोडक्शन देता हूं। वैसे इसमें इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो काफी लेंदी है, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि होता क्या है डिटर्मिनेंट। तो क्रेमर्स ने एक रूल निकाला, आप लोगों ने जैसे पढ़ा है, a1x, सभी लोग सुने, बहुत अच्छी स्टोरी है, इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते थे 10th क्लास में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस प्रोडक्ट। ये 3 मेथड से हम इसे सॉल्व करते थे। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, x बाय ये डाल देते थे, दिस इंटू दिस, b2 c2, सॉरी ये b1 होगा,
B1C2 माइनस B2C1। फिर माइनस y आता था, मैं y कर लेता हूं तो उल्टा ले लूंगा, ठीक है। माइनस y आता था, यहां पे y ले रहा हूं तो ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर ले रहा हूं। A2C1 माइनस A1C2। और अगर कांस्टेंट टर्म सेम साइड में होती थी x और y के तो +1 लेते थे, अपोजिट साइड में होती थी तो -1 लेते थे। तो इसको रिटर्न करेंगे, फिर A1B2 माइनस A2B1, इन दोनों को इक्वेट किया। अब कुछ लोगों को अभी तकलीफ हो रही होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? अरे मैं डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं। कैसे शुरुआत हुई? इंट्रोडक्शन मांग रही है बच्ची, इंट्रोडक्शन सभी लोग सुन लें। ये इधर जाएगा A1C2 माइनस A2C1, B2 माइनस A2B1। हुआ ये कि इस तरह से कई तरीके से क्रैमर्स ने इसे सॉल्व करके देखा। डिटर्मिनेंट और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन करते करते बनी है, ठीक है। तो उनके प्रूफ से ज्यादा उनके वेरिफिकेशन है। उसने ऑब्जर्व किया कि ये डिनोमिनेटर जो है दोनों में सेम है और इस डिनोमिनेटर को उसने नाम दिया डी, ठीक है। और उसको दो सिंबल लगाए जो डिटरमिनेंट के सिंबल कहलाते हैं, और उनको अरेंज किया कि भाई ये जो है ना A1 B2, दोनों A1 B2 और A2 B1 ये कोफिशिएंट है किसके? x और y के। तो x और y में जैसे कोफिशिएंट लिखे हैं अगर हम वैसे के वैसे लिख दे और इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस, तो हमें डिनोमिनेटर मिल जाता है दोनों का। ये उसने एक अरेंजमेंट करके लिखना शुरू किया। तो ये तो हो गया डी। अब क्रैमर्स कहता है कि जब आप x निकाल रहे हो तो आपको डिपेंडेंसी x की चाहिए, तो क्या करो, ये जो d अपन ने लिखा इसी से आंसर आएगा। इसी d में जब आप x निकाल रहे हो तो x के कोफिशिएंट जो हैं उन्हें हटा के कांस्टेंट डाल दो। इसी d में कांस्टेंट कोफिशिएंट डाल दो। जब आप x के लिए निकाल रहे हो तो x के कोफिशिएंट हटाओ, जब y के लिए निकालोगे तो y के कोफिशिएंट हटाओ, बाकी सब सेम रहने दो। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको C1B2 माइनस C2B1, ये आपको अपने आप ये मिल जाएगा, दिस इज dx। सिमिलरली आप dy के लिए निकालोगे, इसे d1 भी बोलते हैं, कुछ लोग dx बोलते हैं, ये dx था। dy के लिए निकालोगे तो d ही लेना है और y के कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट रख देना है। इट इज C1 C2। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दिस इज dy। और खास बात ये थी कि ये केस सब जगह लगा, मतलब उसने 3 ऑर्डर की बना ली, 4 ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की, सब जगह है भाई। बीटेक सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो मैट्रिक्स आएगी n वेरिएबल की मैट्रिक्स, 6 वेरिएबल की, 7 वेरिएबल की, किसी भी को भी आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू क्रैमर्स हर जगह लगा। उसकी फिर और थ्योरम इनहेंस हो जाती है, मैं ये सब नहीं करा पाऊंगा अभी। तो ये जो है जैसे अपन A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1 एंड A2x B2y C2z D2 और A3x B3y C3z इक्वल टू D3। तो अगर क्रैमर्स की सुने तो x की वैल्यू निकालेंगे हम D1 बाई डी या dx बाई डी भी बोलते हैं, D2 बाई डी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एंड z इक्वल टू होगा D3 बाई डी, वेयर d क्या होगा? d होगा इनके कोफिशिएंट, x y z कोफिशिएंट रख दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3। D1 क्या होगा? D1 x पे डिपेंडेंट है, तो d में x के कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट टर्म डाल दो, D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरह से क्रैमर्स ने डिटरमिनेंट की शुरुआत की। फिर उसमें कैलकुलेशन करते करते उसे समझ में आने लगा कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी बनानी है। अब इसमें अगर कोई भी आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो इनकी पोजीशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अपन ने मैट्रिक्स अभी पढ़ी नहीं है। A11 A12 A13, ये जो रो वाइज हम लिख रहे हैं, जैसे 3 रो लिख रहा हूं, फिलहाल 3 रो तक ही जाता है। ये है रोज, ठीक है, दे ऑल आर रोज, R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो।
एंड दीज आर कॉलम्स, मतलब ये जो हम लिख रहे थे, दिस इज कॉलम्स, इट इज कॉलम्स, ठीक है। सो इट इज C1 C2 C3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसे ऐसे लिखा जाता है जैसे 1 1 लिखा है, तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 1 2 का मतलब है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। 1 3 मतलब पहले 1 AIJ लिखते हैं। आई किसको डिफाइन करता है? रो को, और जे किसको डिफाइन करता है? कॉलम को। तो अगर आप M 1 3 लिख रहे हो, मतलब 1 से मतलब है फर्स्ट रो और 3 मतलब थर्ड कॉलम का। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा तो ये कौन सा है? थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये 3 1 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3। अब तुम कहो सर इसका कुछ यूज है? बिल्कुल यूज है। इसमें दो टर्म आती हैं, एक आता है माइनर, एक आता है कोफैक्टर। तूने इंट्रोडक्शन मांगा है, 2 मिनट में और इंट्रोडक्शन देके अपन कुछ देर के लिए वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद किसने, लक्ष्य तूने पूछा है? शायद ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था। माइनर का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट पे खड़े हो, जैसे मुझे इसका माइनर निकालना है तो मैं इस एलिमेंट पे खड़ा हो जाऊंगा और इस एलिमेंट ये जिस रो में आ रहा होगा एलिमेंट और जिस कॉलम में आ रहा होगा उसे हटा दूंगा। जो 4 टर्म बचेंगी उनको डिटरमिनेंट में लिख लूंगा, दिस इज कॉल्ड माइनर। A1 2 1 3 3 2 3 3, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन का है? 2 1, तो इसे कहेंगे M21। तो अगर तुमसे जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि M21 का माइनर निकालो, तो आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लोगे, उसकी रो और कॉलम हटा दोगे, जो 4 एलिमेंट बचे वो M12 होगा। और कोफैक्टर क्या होता है? विथ इंक्लूडिंग साइन -1 टाइम्स ऑफ I प्लस J ऑफ MIJ। मतलब अगर आप माइनर को विथ साइन ले रहे हो, विथ साइन का क्या मतलब है? पोजीशन जो भी पोजीशन आपने ली है उनके जो, जैसे 2 1 लिखा है तो 2 और 1 का एडिशन अगर ऑड है तो माइनस के साथ लिखेंगे। जैसे कोफैक्टर, अगर आपसे कहेगा कोफैक्टर CIJ होता है -1 की पावर I प्लस J MIJ। मतलब C21 जो होगा वो होगा -1, क्योंकि उसकी पावर 1 + 2 मतलब 3 हो गया, M21। ये कोफैक्टर है, ये बेसिक आइडियाज है। अब नहीं आपको सॉल्व करना आता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है बेटा? यस और नो? नहीं आता है तो फिर देख लो। डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी है। 1 2 3 2 1 1 -1 2 0। अगर आप फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रो से सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट रो लिया, तो डिफरेंशिएशन में सिखाया था, डिफरेंशिएशन सीखा था शायद अपन ने। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, ये रो ये कॉलम हटाया, ये बचा, इसको लिख लेंगे। मतलब ये हो गया 1 इंटू देखो ये कौन सी पोजीशन है? 1 1 1 + 1 प्लस 1 + 1 इवन, A11 पोजीशन है, तो 1 + 1 इवन आ रहा है, तो यहां पे प्लस साइन होता है। मैंने ये बताया था भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये माइनस साइन ये दिखा रहे हैं कि उस पोजीशन के जो नंबर होते हैं उनके एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रो से अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं तो पहला एलिमेंट 1 था, 1 लिया, ये रो ये कॉलम हटाया, जो बचा उसकी डिटरमिनेंट लिख ली 1 1 2 0। फिर 2 पे आए, 2 माइनस साइन है तो यहां पे 2 की जगह -2 लेंगे। फिर इस पे आए तो ये रो और ये कॉलम जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचे इनको लिख लो। और फिर थर्ड पे आए तो ये फिर प्लस वाला साइन है तो +3 आएगा। मतलब जो साइन है वो साइन रहेगा, माइनस का साइन है मतलब यहां पे -2 होता है तो यहां पे 2 लिखते हैं, 2 है तो -2 लिख रहे हैं।
फिर 3 में 3 किस रो में, ये वाली रो, ये वाली कॉलम जाएगी, ये 4 एलिमेंट लिख लो। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 0 -2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस प्लस 1, दिस इंटू दिस, फिर माइनस साइन लगता है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, -1 तो साइन माइनस था तो +1 हो गया, एंड दिस इज 4 + 1। तो सिंप्लीफाई कर लें तो ये -2 है, ये -2 है, ये 5 3 15 है, तो आंसर 11 है। इस तरह सॉल्व किया जाता है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हो, बस इस सिंबल को याद रखना। ठीक है अपनी, ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद, 4 बजे से है, तो 8-10 मिनट बाद फिर मिलते हैं, है ना। बहुत देर हो गई, अब मेरा गला दुख रहा है, देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। बाय सर। बाय बाय।